दुनिया में दो जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन, और दूसरा हमास और इजराइल। हालांकि हमास कोई सत्ता नहीं है, किसी देश की सरकार नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके साथ कई आतंकवादी संगठनों का मेल है और ईरान जैसे देश की शय है। इसलिए मैं इसको युद्ध ही कह रहा हूँ। और इसमें इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो एक भयानक मोड़ ले चुका है। ये जंग तेज हो रही है और लगातार इसके तेज होने की आशंका बनी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमास ने बड़ी गलती कर दी है। हमास अब बंधकों का हत्यारा बन चुका है। इजराइल के वे बंधक जो हमास के कब्जे में थे, 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इजराइल में जाकर के हमला किया था और जिन लोगों की हत्या करने के बाद कुछ लोगों को बंधक बनाया था, उन बंधकों में से कईयों की लाशें मिल रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध चल रहा है और अब साल पूरा होने को आ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों में सुलह नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि इजराइल जंग में और फंसता जा रहा है। इजराइल के अंदर सरकार को चलाने और लोगों को समझाने का जो बड़ा सवाल है वो बहुत पेचीदा और मुश्किल होता चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से गाजा में कुछ ऐसा घटा जिससे जंग घातक होती जा रही है। रविवार को इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए जो हमास के कब्जे में थे और उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। मारे गए बंधकों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। लगभग 250 लोग इजराइल में अक्टूबर 2023 के हुए हमले के दौरान हमास के द्वारा बंधक बनाए गए थे। बंधकों के कत्ल से पूरे इजराइल में विरोध हो रहा है। लोग आपस से बाहर हैं, गुस्से में हैं और राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में बंधकों की जो बचे हुए हैं, जो जिंदा हैं आज की तारीख में, जिनको लेकर के उम्मीद है कि वो अभी होंगे कैद में, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा समझौते को जल्द पूरा करने की मांग की है। सवाल क्या है कि गाजा समझौता क्या है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बंधकों की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी गुस्से में दिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि हमास की हिमाकत को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमास लगातार युद्ध में है, वो मरने मारने पर आमादा है और उसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल जो दोनों ने पूरी ताकत लगा रखी है, बावजूद इसके वो खत्म नहीं हो रहा है, नस्तनाबूद नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है। अलबत्ता इजराइल इस वक्त कई फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। लेबनान वहां से लेकर के और ईरान तक आज की तारीख में इजराइल के लिए मोर्चे खुले हुए हैं। सब जगह वो उलझा हुआ है और जो हालात बने हैं, अंदेशा है कि कहीं एटमी वॉर की तरफ दुनिया चली न जाए, क्योंकि इजराइल के पास घोषित तौर पे नहीं लेकिन ऐसे एटम बम है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली इलाकों में, जो गाजा पट्टी से लगता हुआ इजराइल का इलाका है, वहां उन्होंने बाड़बंदी को तोड़ करके और उस इलाके में घुस गए। उस रात म्यूजिक नाइट चल रही थी। बड़ी तादाद में लोग जमा थे, जोश में थे, उमंग में थे, उत्साह में थे और चारों तरफ संगीत का शोर था। तभी हमास के आतंकवादियों ने हमला बोला था। इस हमले में ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने चलाई थी और 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। लगभग 5000 से अधिक घायल हुए थे और हमास के लड़ाकों ने 250 के आसपास लोगों को बंधक बना करके और गाजा पट्टी में खींच लिया था, अपने साथ ले गए थे। इन बंधकों में से कई लोगों को छुड़ा लिया गया है, जबकि 101 लोग आज भी हमास के बंधक हैं, गाजा पट्टी में हैं। कहाँ हैं, लोकेशन क्या है, किस हाल में हैं, नहीं मालूम। दूसरी तरफ इजराइल, उसके जवाबी हमलों में दावा किया जा रहा है कि अब तक 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।
क्योंकि वो बेरहमी से, बेझिझक, बेमुरव्वत लगातार बमबारी करता रहा है। अगर गाज़ा पट्टी के पूरे इलाके को आप देखेंगे, ये 42 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, 10 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है। इस पर 20 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती थी और पूरा जो उत्तर का हिस्सा है जो इजराइल से लगता हुआ है वो लगभग खाली हो चुका है। वहाँ के सारे मकान मलबा हैं और दक्षिण में भी लगातार हमले चलते रहे हैं, इसलिए पूरी पट्टी जो है वो मलबों का ढेर है। और जो कैंप्स हैं उन कैंप्स में गाज़ा पट्टी के वो लोग रहते हैं जो फ़िलिस्तीनी हैं, मूल जो उनका है वो फ़िलिस्तीन का है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की मैं बात करूं तो गाज़ा के 24 लाख लोगों में से 20 लाख से ज़्यादा को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है, यानी कि तबाही झेलनी पड़ी है। और विस्थापितों में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो लगभग आधे हैं, 10 लाख के आसपास। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई थी। इसके लिए इजरायली सेना ने गाज़ा में हवाई पहले और बाद में ज़मीनी हमला शुरू किया। इस तरह से हमास और इजराइल के बीच अगर महीनों को आप जोड़ें तो लगभग 11 महीनों से यह खूनी जंग चल रही है। हालांकि कई देशों के प्रयास के बाद दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर बात भी हुई, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर बातचीत नहीं पहुंची, फैसला नहीं हो सका है और युद्ध लगातार भभकता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खास करके इजराइल और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ताज़ा गुस्से के बाद। हमास की हिमाकत का बदला इजराइल लेकर के रहेगा, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। हमास ने हमारे बंधकों की हत्या की है, नेतन्याहू कह रहे हैं, और अब वो कोई समझौता नहीं करेंगे। जिसने भी हमारे बंधकों की हत्या की है हम उसे खोज करके लाएंगे और उसका हिसाब चुकता करेंगे। उधर 6 बंधकों की मौत के बाद से नेतन्याहू की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई कि आगे क्या किया जाए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री ने अहम माने जाने वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये लगभग 14 किलोमीटर का गलियारा है, मिस्र और गाज़ा पट्टी इन दोनों के बीच एक रास्ता है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई क्योंकि यह भी इजरायली जो डिफेंस फोर्स है, इजराइल की सेना है, उसके कब्जे में है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि कब्जा हमारी सेना का उसके ऊपर बना रहे। लेकिन उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो हमास यह बात नहीं मानेगा और नहीं मानेगा तो हम समझौते पर नहीं आएंगे। आज की तारीख में हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनकी रिहाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपने नरम को रुख करना होगा, रुख जो है नरम करना होगा। और ये जो वहाँ डिफेंस कैबिनेट जो थी, उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि तीखी नोक-झोंक हुई। अब जो हालात हैं वो जिस मोड़ पर आकर खड़ा है और जिस तरफ जा सकते हैं, इसके लिए मैं अपने 2 खास मेहमानों को जोड़ना चाहता हूं। प्रदीप कपूर साहब हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल कटोच साहब हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, इजराइल एक तेवरदार देश है, मजबूत देश है, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद बहुत मजबूत है, उसका साथी देश अमेरिका, उसका CIA बहुत मजबूत है। बावजूद इसके हमास का जो आज की तारीख में मुखिया है याह्या सिनवार, वो कहाँ है नहीं मालूम है। इजराइल की फ़ौज को क्या करना चाहिए आज की तारीख में सही दिशा नहीं पता चल रही है। अगर सिनवार कब्जे में आ जाए तो शायद हमास समझौते के टेबल पर आए, लेकिन हमास को टेबल पर लाने के लिए फ़िलहाल कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। और जो 6 लाशें मिली हैं, उन लाशों के बाद इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध बहुत तेज़ है
और चूंकि 6 दलों के साथ गठबंधन सरकार चल रही है, तो सरकार के भीतर भी एक अलग तरह की उठापटक दिख रही है। ये कमी इजराइल की फौज की है, या वहां की खुफिया एजेंसी की है, या सरकार की है? धन्यवाद यशवंत जी। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये उनकी सेना की कमी है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की या उनकी सरकार की। इस प्रकार का जो युद्ध हो रहा है गाजा के अंदर, वहाँ पर कम से कम 3 या 400 किलोमीटर के टनल्स हैं, और वहाँ पर लड़ाई करना एक बहुत कठिन काम है, और ये बहुत धीरे धीरे ही ये काम होता है। जहाँ तक जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जी। तो किसी भी युद्ध में आपको 100% इंटेलिजेंस कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसराइल ने तो कम से कम ये सफलता की है कि जो उनके लीडर थे हनीय, उसको उन्होंने ईरान के अंदर ही उनको मार गिराया, जिससे कि जो हमास जो है, उनके दिल में ये डर पैदा हुआ है कि कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन ये लड़ाई जो है ये लंबी चलेगी, ये बहुत मुश्किल वाली लड़ाई चलेगी। और जहाँ तक इनके प्रिजनर्स की बात है, जो इजरायली होस्टेज लिए गए हैं, यहाँ पर पूरा इजराइल एक तरफ वो सहमत है कि हम अपने होस्टेजेस को वापस लाएंगे, और जो भी कीमत हमको देना पड़ेगी वो हम देंगे। जी। इजराइल ये छोड़ नहीं सकता है। नहीं, देखिए, इजराइल की बात ये है, ये एक छोटा देश है, मजबूत देश है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। उसके लिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब है मौत। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। वो तो सिर्फ अगर लड़ेगा, वो जीत के लिए ही लड़ेगा। उसके लिए और कोई कंडीशन ही नहीं हो सकती है, और कोई रास्ता ही नहीं है। वो लड़ेगा तो या तो जीतेगा या ये मरेगा। मैंने मान लिया सर, लड़ेगा। प्रदीप कपूर साहब, जनरल साहब कह रहे हैं कि इजराइल बहुत तेवरदार मजबूत देश है, और उसका मिजाज जो है वो लड़ने का ही है, अपने दुश्मन को ख़त्म करने का ही है। लेकिन आज की तारीख में होता ये है कि जैसे राजा की जान उस तोते में थी, ये जो बंधक हैं हमास के कब्ज़े में, हमास को पता है कि बंधकों को जब तक हमने रख रखा है, तब तक इजराइल को हम घुटनों के बल ला सकते हैं, या हमने उनको अपने मुताबिक हैंडल करने का रास्ता निकाल लिया है। जो मुश्किल इजराइल के भीतर नेतन्याहू की है, और जो मुश्किल गाज़ा पट्टी में उनकी फ़ौज की है, इससे निकलने का रास्ता आपको फ़िलहाल दिखता है? धन्यवाद राणा यशवंत जी। एक तो मैं कहूँगा कि आपने जो विवरण किया था शुरुआत में, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया है लोगों को क्या स्थिति है और क्या वहाँ पर फ्यूचर है और क्या करंट है। तो उससे फिर आगे ले जाने के लिए कहूँगा कि बहुत ही गंभीर समस्या है दुनिया के लिए। और जो आप कह रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं, वो उनके लिए पॉन्स हैं। बट अब यंग हॉस्टेजेस जो उम्र में अंदाज़न 20-25 साल से लेके 40 साल तक थे, 6 हॉस्टेजेस को का खात्मा करना, मर्डर करना उनका इन कैप्टिविटी इज़ नॉट ओनली इनह्यूमन, इट इज़ अगेंस्ट ऑल प्रोटोकॉल्स। हर प्रोटोकॉल के विरुद्ध में भी है कि आपके पास हॉस्टेजेस हों और आप उनका हत्या कर दें, उनकी हत्या कर दें। तो ये चीज़ जो उन्होंने की है, ये बहुत ही दर्दनाक है लोग पूरी दुनिया के लिए, और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और सबको सोचना है कि ये ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे एग्ज़िस्ट कर सकता है, जो इतना इनह्यूमन टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो ये एंड इसका कैसे होगा वॉर का? बहुत ही मुश्किल हालात हैं, और ये दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बनेगा कि टेररिज्म से कैसे डील करना है। तो बाकी और देशों को भी ये समझना है कि ये समस्या जो आज इज़राइल की है, ये बाकी देशों की भी कल हो सकती है। जी। तो उसके लिए सारी दुनिया को, जैसे यूएस सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से गाज़ा को, पहले फ़िलिस्तीनियों को ईरान सपोर्ट कर रहा है, और कुछ मुसलमान देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो कुछ भी करते रहें, फिर भी उनका सपोर्ट कम नहीं होता, और उनको कहते नहीं है कि ये करना ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये देखना है कि इसका फाइनल रेज़ोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि मैं हमास का लीडर हूँ,
मेरे लिए तो बहुत अच्छा है अगर ये वॉर चलता रहे। और आपस में उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की हैं कि आपस में वो डिसाइड कर चुके हैं कि अगर फिलिस्तीनियों की हत्या होती है इजराइल बॉम्बिंग से, तो उनको कोई दर्द नहीं है, क्योंकि उनके लिए जितनी ज़्यादा लंबी ये खींचती है, जितने ज़्यादा फिलिस्तीनी मरते हैं, उन हमास के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उतना ज़्यादा फिर यूथ भी जो है गाज़ा का फिलिस्तीनी, वो इसराइल के अगेंस्ट हो जाता है और टेररिज्म के लिए वो ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है। ये और वहाँ सवाल से जो सर इसराइल की इंटरनल स्थिति भी है, जी, उसमें भी ज़्यादा नाजुकता आती है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के, वो भी अपोज़ करते हैं गवर्नमेंट को। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है अगर ये युद्ध चलता भी रहे और ज़्यादा फ़िलिस्तीनी भी मरते रहे, और कुछ हॉस्टेजेस अगर मर जाएँ एज़ कोलैटरल डैमेज, उनको कुछ दर्द नहीं है, कुछ ह्यूमन ट्रेट्स नहीं है उनमें। तो इसके लिए उनके लिए बहुत ये मुश्किल है कि एग्री करना कि हम ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर मैं है, सर अगले सवाल पे उसमें आऊँ जनरल साहब से पूछने के लिए कुछ कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं साफ करना चाहता हूँ। जो 6 बंधकों की मौत हुई है, दरअसल ये ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका 31 मई के समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में था। पिछले साल 31 मई को बंधकों की रिहाई को लेकर के समझौता हुआ था, लेकिन बंधकों की हत्या से बाइडेन भी तिलमिला उठे हैं। वो समझौता जो जाकर किसी अंजाम तक पहुँचे, उससे पहले ही ये 6 लाशें सामने आ गई हैं। जो समझौता हुआ था उसके तहत 18 से 33 के फॉर्मूले से बंधकों को 6 सप्ताह में रिहा किया जाना था। इसके बदले में युद्ध में शांति बहाल करना था कि हम फिलहाल सीज फायर करेंगे। साथ ही फिलिस्तीनी कैदियों और आतंकवादियों को रिहा किया जाना था इजराइल की तरफ से। मध्यस्थ क्या था? कतर और मिस्र। इन दोनों के साथ मिलकर अमेरिका समझौते को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ था, लेकिन फिलाडेल्फी कॉरिडोर के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहा है। हमास इस बात पर जोर दे रहा है कि इजरायली सेना को समझौते के पहले चरण में इस बफर जोन से हट जाना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, बफर जोन क्या है? मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में एक कॉरिडोर है। तो अभी जो गाजा पट्टी के भीतर लोग हैं जिनको राशन, पानी, दवा, इलाज दुनिया के तमाम हिस्सों से पहुंच रहा है, वो उसी कॉरिडोर के जरिए है, क्योंकि बाकी रास्ता नहीं है। इजराइल एक तरफ है, दूसरी तरफ समंदर है और इधर मिस्र है। तो जब कभी आप गाजा पट्टी का नक्शा देखेंगे तो मिस्र के रास्ते ही उसको राशन, दवा, बाकी ज़रूरी चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं। और इस कॉरिडोर को हमास कहता है कि इससे इजराइल हटे, उसकी फ़ौज यहाँ बैठी हुई है। हालांकि इस शर्त पर इजराइल फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं और उनके रक्षा मंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के भीतर तीखी झड़प भी इस बात को लेकर के हुई। 6 बंधकों की रिहाई के बाद समझौता अब होना भी मुश्किल लग रहा है, बल्कि उनकी हत्या के बाद, यानी कि जंग और तेज होगी। इस बात की आशंका मैं इस शो के शुरू से कर रहा हूं और अपने मेहमानों के साथ ये समझने की कोशिश में हूं कि आखिर हमास क्या चाहता रहा है। इस जंग की आग में क्या पूरी दुनिया झुलसेगी? क्या ये जंग इतनी बड़ी हो सकती है, या फिर इजराइल हमास को ख़त्म कर देगा? एक बुनियादी सवाल ये है कि हमास, वो जो पट्टी है उसके नीचे सुरंगों का बहुत बड़ा जाल है। उन सुरंगों के भीतर ही हमास ने अपनी मोर्चेबंदी कर रखी है और वहाँ एक अलग तरह की दुनिया है जिसके बारे में हमने बार बार बताया है। जो याह्या सिनवार है, जो हमास का मुखिया है, वो सुरंगों के भीतर ही लगातार रहता रहा है। वो हर 24 घंटे पर ठिकाना बदलता रहा है। उसने सारे कम्युनिकेशन जितने भी रास्ते हैं बंद कर दिया है। कोई फ़ोन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बल्कि वो दस्ती सूचनाएं, यानी कि हाथ से लिख करके अपने कमांडर्स से बाकी ज़रूरी लोगों को भेजता रहा है। उसने अपने तक दुनिया का कोई भी संपर्क पहुंच पाए यह रास्ता ही बंद कर चुका है। उसको ये पता है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट में स्कैनर्स हैं जो ज़मीन के भीतर भी जो हलचल होती होगी उसको स्कैन कर लेंगे तो उसकी पोजीशन को पता कर सकते हैं, और इजराइल भी इस काम में माहिर है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि उसने सुरंगें छोड़ दी हैं और वो बाहर निकल करके एक महिला के भेष में घूम रहा है, और लगातार वो घूम रहा है। भेष ऐसे बदल चुका है कि इजरायली फ़ौज पहचान नहीं पा रही है और उसकी जो खुफिया एजेंसी है वो भी उसको स्पॉट नहीं कर पा रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है और वो लगातार गच्चा देता चला जा रहा है। कई जगहों पर उसके होने का पता चला है, लेकिन जैसे ही इजरायली फोर्स वहाँ पहुँचती है उससे पहले ही वो वहाँ से निकल चुका होता है। और याह्या सिनवार, जिसको आप, एक जगह है खान यूनुस गाज़ा पट्टी में, तो खान यूनुस का कसाई कहा जाता है,
और बहुत ही पत्थर दिल है, बेरहम माना जाता है उसको, और आज की तारीख में हमास की जो कमान है उसके हाथ में है। सवाल एक बुनियादी और बड़ा है जो दुनिया का हर आदमी समझना चाहता होगा कि हमास ने जब इज़राइल में घुस करके 7 अक्टूबर को पिछले साल हमला किया, कत्लेआम किया, हज़ारों 1200 लोग मारे गए, 5000 लोग घायल हुए, 250 लोग बंधक बनाए गए, बलात्कार किया, बच्चों की हत्या हुई, आखिर इसके पीछे उसको पता था कि इज़राइल इसके बाद उसको छोड़ेगा नहीं और भयानक हमला करेगा, बहुत तबाही होगी। यह सब कुछ जानने के बाद भी अगर हमास ने इज़राइल के ऊपर हमला किया तो उसका मकसद क्या था, और इस मकसद को समझना एक बहुत बड़ी पहेली है। जनरल साहब, कोई कारण आपको कभी समझ में आया बहुत विचार करने के बाद भी, या सिर्फ ये आतंकवादी वारदात है? नहीं, देखिए, जहां तक हमास की बात है, उसको आश्वासन दिया गया था कि जब आप ये हमला करोगे तो जितने भी बाकी जो सपोर्ट आपको मिलेगा ईरान की तरफ से, लेबनान की तरफ से, जो उनके हिजबुल्लाह फाइटर्स हैं, वो सब मिलके इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। जी। वो एक तरफ से उनको आश्वासन मिला था, और उसने उनको ये भी बताया गया था कि एक बार ये सब शुरू हो जाएगा तो दुनिया के बाकी लोग आ जाएंगे और शांति हल करवाने की कोशिश करेंगे, और ये जो पैलेस्टीन का मामला जो है ये वर्ल्ड स्टेज पे आ जाएगा। ये तो बेसिक मकसद था। एक जो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है हमास का, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि देखिए, हम ये नहीं समझते थे कि ये इतना बढ़ चुकेगा। अभी ये तो मुझे समझ नहीं आती है कि उन्होंने कैसे समझा कि इतने आगे तक नहीं बढ़ेगा, जब उन्होंने 1000 से ऊपर लोग मार दिए और 200 बंधक ले गए। ये तो बात तो छिड़नी ही थी। लेकिन किसी तरह से मुझे लगता है कि ये हमास की तरफ से पैलेस्टीन लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर दी, और उन्होंने समझा कि देखिए, ये हम इसमें सफल हो जाएंगे, जहां पर ये तो साफ दिखता था कि ये सफल हो नहीं सकते हैं। अभी अभी की हालत ये है कि ये इस समय पर मैं मानता हूं जो आपने आपने कहा कि इजराइल इतनी आसानी से ये जीत नहीं सकता है। जीतने के लिए तो उनको जितने भी हमास के लोग हैं, बचे बुचे, वो सबको खत्म करना पड़ेंगे। हो जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और इस समय पर क्योंकि उन्होंने वो 6 बंधक मार दिए गए हैं, और उन बंधकों में एक अमेरिकन भी था, जी। तो देखिए, अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन भी शिफ्ट हो गई है, और इसराइल की पब्लिक ओपिनियन को भी अभी बहुत दुख हुआ है। जो इसराइल के इंटरनल मामले हैं, जहां तक जैसे कि उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनके प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, ये उनके अंदरूनी बात है। लेकिन जहां तक इसराइल की पब्लिक ओपिनियन है, उनका तो साफ ये है कि देखिए, हम वहां पर उनके झगड़े नहीं होते हैं। जहां पर देश का हक आता है, तो इंटरनल जितने भी स्क्वॉबल्स हैं वगैरह चलते रहते हैं, वो वहां पर नहीं आते हैं। वहां जी। पर जाके जी, मैं आता हूं सर आपके एकजुट के पास। देश है, और ये लड़ेंगे और ये जीतेंगे, इनमें कोई शक नहीं है। प्रदीप कपूर साहब, आपको क्या लगता है? इसी विषय पे जी जी। हाँ, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ जनरल साहब के साथ। उन्होंने जो कहा कि हमास को ये उम्मीद थी कि एक तरफ से जो ईरान के सारे अलाइज हैं और जो सारे फोर्सेस हैं टेररिज्म के इसराइल के आसपास, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह है, हूतीज़ हैं, और ईरान खुद है, और इराक की जो शिया फौज है, तो वो सारा मिलके इसराइल पे हमला करेंगे, और हमास के ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाएगा, और पूरी दुनिया उतर पड़ेगी इस युद्ध को रोकने के लिए। अब वो हुआ नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ये ठान लिया है कि एक तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसराइल को तो सपोर्ट करना है बहुत हद तक। बट अमेरिका में भी जो डिसरप्शन हुआ है इससे, वो भी बहुत सीरियस है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी से पूरे यूएस का जो हालात है यूनिवर्सिटीज़ में, 3 यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिसरप्शन हो गए हैं, क्योंकि उनके जो सिंपथाइजर्स भी हैं बहुत हद तक फैल चुके हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, और पूरे पॉलिटी में भी, और सिविक लाइफ में भी। तो इसके लिए ये युद्ध का जो सिलसिला है, ब्रेकिंग अमेरिका फोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इसमें, और पूरी दुनिया में जो एक कैंप्स में डिवाइड होते जा रहा है, और इसराइल के खिलाफ जो बाकी देश हैं अफ्रीका से या लैटिन अमेरिका से, उनकी भी आवाज़ें बुलंद होती जा रही हैं। तो इसके लिए जो सारे फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस हैं,
जो टेररिस्ट आ रहा हूँ फोर्सेस सर। हैं मैं एक नक्शा उनको भी दिखाता हूँ, बहुत चूंकि अभी सपोर्ट कर रहा कपूर साहब कह रहे हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल के आसपास के देशों में अलग अलग फोर्सेस को सपोर्ट किया है और उसके ज़रिए इजराइल एक बड़ी समस्या का शिकार हुआ है। इजराइल का नक्शा देखिएगा और इस नक्शे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा इजराइल है, आप देखते होंगे, और ये भूमध्य सागर है। ये जो लाल पट्टी है ये गाज़ा पट्टी है, लगभग 41 किलोमीटर लंबी है और कहीं 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, कहीं 8-9 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, इसको फिलिस्तीन का हिस्सा कभी कहा जाता था। अब वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनी मूल के लोग हैं, लेकिन गाज़ा पर हमास का 2004 से कब्जा है। तो यहाँ का जो नियंत्रण है वो हमास करता है। अब वो लेबनान आप देखिए उत्तर में है, इजराइल के उत्तर में। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह शिया डोमिनेटेड मिलिशिया है और उसको ईरान का समर्थन है। यहाँ जो गाज़ा पट्टी में हमास है, इसको ईरान का समर्थन है। और एक देश जहाँ हूती हैं, यमन, तो जब आप नक्शा देखते हैं तो अरब और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में जो मेडिटेरेनियन सी जाता है, जो आगे सुएज नहर मिलती है, तो आमने सामने आप देखें दो देश, यमन जो है वो समंदर के किनारे है और सोमालिया भी अफ्रीका में किनारे किनारे है। और ये सबसे पहले मिलते हैं दोनों देश, सोमालिया के समुद्री लुटेरे और यमन के हूती। यह दोनों जो है इस समुद्री रास्ते पर लगातार हमला करते हैं। तो यमन के हूती भी इजराइल विरोधी हैं और वो भी ईरान समर्थित हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित हैं और वो इजराइल विरोधी हैं। और हमास है। तो दरअसल आप देखेंगे तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन ये लड़ रहे हैं ना। उसमें कोई देश आपको दिखेगा, लेकिन ये सब इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इजराइल के सामने समस्या बहुत बड़ी है कि वो कई मोर्चों पर है। और ईरान जो कि दूर का देश है, अगर ईरान से आप इजराइल आना चाहते हैं तो बीच में इराक जैसा बहुत बड़ा देश होता है, तो ज़मीनी रास्ते से ईरान लड़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए लेबनान और गाज़ा पट्टी, इन दोनों में उसने दो ताकतें खड़ा कर दी हैं जो इजराइल के खिलाफ लगातार लड़ रही हैं। और आज की तारीख में इजराइल के भीतर जो सरकार है नेतन्याहू की, उसकी मुसीबत ये है कि उसके जो 106 लोग बंधक हैं, 6 बंधकों की बेरहमी से बर्बर हत्या कर दी है हमास ने। उनकी बॉडी मिली है, एक अमेरिकी नागरिक है उसमें से। अमेरिका और इजराइल दोनों आपस से बाहर हैं, लेकिन दोनों को पता है कि अभी 100 से अधिक बंधक हमास के कब्जे में हैं। और हमास का जो चीफ है याह्या सिनवार, वो आज की तारीख में हाथ नहीं है। अगर वो हाथ लग जाए जिंदा तो बहुत सारी बातें मनवाई जा सकती हैं, लेकिन अभी स्थितियां हमास के हक में आपको दिख रही हैं और इजराइल के खिलाफ। भले इजराइल की फोर्स बहुत ताकतवर है, उसने पूरा तबाह कर दिया है, लेकिन इजराइल के भीतर जिस तरह से लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, 5 लाख लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार है, जिन 6 दलों से चलती है, उन 6 दलों के बीच में अब खटपट सी हो गई है। और कैबिनेट के भीतर डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में तनातनी सी रह गई। इसलिए इजराइल के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। यह किस मोड़ पर जाएगा, मैं अपने दोनों मेहमानों से 1-1 मिनट के लिए कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल साहब, इस वॉर को आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? ये मुझे लगता है ये हो सकता है कुछ महीने चलता रहे, लेकिन ये समाप्त हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी हमास की हालत जो है वो भी अभी कमज़ोर होती जा रही है और वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। जहाँ तक इजराइल की बात है, उनके लिए हारना कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर वो हार गए तो वो मर गए। बाकी जो फोर्सेस हैं वो तो उनको फिर ख़त्म कर देंगी। तो इजराइल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमास के लिए ये ऑप्शन है, वो अभी तक भी समझौता कर सकता है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया, जो मिस्र से उनका सप्लाई लाइन्स जो आती है, वहाँ पर कभी भी इजराइल कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक बार वहाँ से कंट्रोल छोड़ दिया तो इनका रीसप्लाई सिस्टम शुरू हो जाता है, तो वो तो करने नहीं देंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड आता रहेगा, लेकिन हथियार वगैरह नहीं आएंगे। और कुछ हद तक ही हमास की काबिलियत होगी आगे लड़ने की। वो दिन ब दिन वो कमज़ोर होते जा रहे हैं
और कभी न कभी मुझे लगता है उनको समझौता करना पड़ेगा। कपूर साहब, बाइडेन के लिए एक मुसीबत ये है कि आप यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अब जिस तरह से रूस ने लगातार हमला तेज़ किया है, वहाँ भी आप फंसे हुए हैं, और गाज़ा पट्टी में इजराइल के साथ होने के बाद भी इजराइल फंसा हुआ है। तो दोनों मोर्चों पर जिन दो देशों का आप समर्थन कर रहे हैं, उन दो देशों के लिए आप कोई बहुत बड़ी जीत लेकर के अपना परचम लहरा पाएँ अमेरिका में, ये संभव होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आने वाले चुनाव भी बाइडेन के मुसीबत भरे हैं, और अभी वो गुस्से से अगर भरे हुए हैं तो उसका कारण भी शायद यही है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि अब तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, कमला हैरिस हैं। तो जो मेरे दृष्टिकोण में इसका सुझाव होगा, अगर होगा तो, एक तो जो शर्त बहुत ज़रूरी है, सारे मुस्लिम देशों को मानना है कि इज़राइल राइट टू एग्जिस्ट, उनका जीने का जो हक है, वो उनको कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि हमास के चार्टर में ये लिखा हुआ है कि इज़राइल कैन नॉट एग्जिस्ट, और हम ज्यू को मारेंगे। तो ये उनका ब्रीफ है, उनका चार्टर है, उनका दिमाग में जो सोच है, विचार है, उससे भरा हुआ है कि ज्यू को हम जिंदा नहीं रहने देंगे और इज़राइल को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। तो ये एक बदलाव बहुत ज़रूरी है, जो पूरे दुनिया को प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है, ईरान पे और बाकी देशों पे, कि पहली जो शर्त है वो इज़राइल को एग्जिस्ट करने का हक बिल्कुल उनको मंजूर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से जैसे वो मंजूर होता है तो एक फ़िलिस्तीनी स्टेट को एग्जिस्ट करने का हक फिर उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जब भी पैलेस्टीन स्टेट की बात हुई है, उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया है, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है, इज़राइल का एरिया, उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और उसको फ़िलिस्तीन बनाना चाहते हैं। जी। तो वो अब नामुमकिन है, ये उनको समझना पड़ेगा, और फ़िलिस्तीन स्टेट, इज़राइल के अलावा जो एरिया है, उसके ऊपर फ़िलिस्तीन स्टेट का एग्जिस्टेंस को लागू करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है, दोनों स्टेट्स को नॉन वायलेंस तरीके से आपस में सुलझाव करके जीना पड़ेगा, और ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जिससे बम बारूद भी आता है, आपने तो कहा सारा एड भी आता है, बट उससे सारा बम बारूद भी आता है, वो रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनका जो मोटिव्स हैं नेक हैं और देश के हित में है और लोगों के हित में है, तो उनको फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने आप को टेररिज्म के और पे ज़्यादा जी, जोर से ले जाए। तो एक तो ये हुआ, ये तो कुछ इज़राइल पैलेस्टीन का एरिया का बात। यूक्रेन में भी जो इशू है, वो अगर यूक्रेन के पक्ष से ये कह दें कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, या यूक्रेन खुद कह दे कि हम नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे, तो वहाँ पर युद्ध इमीडिएटली समाप्त हो जाएगा। तो बट उसमें नुकसान बहुत है, कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, उनका जो सारा शेयर स्टॉक्स इतना हाई हो गया है, और सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट है कि ये वॉर चलते रहे और रूस उसमें हल्का सा थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होता रहे, ताकि हम लॉन्ग टर्म में रशिया को और भी ब्रेकअप कर सकें, तो उनके हित में नहीं है। जी, तो ये दोनों स्थितियां हैं। दरअसल जो ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें डिप्लोमेसी उसका एक पार्ट भी होता है। दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे, क्योंकि युद्ध चलने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन इंसानियत हमेशा नुकसान उठाती रहती है। और ये दोनों युद्ध, यूक्रेन और गाज़ा पट्टी, अभी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके चलते सप्लाई चेन भी बहुत हद तक डिस्टर्ब होता है, और कई हिस्सों में उसके बाद दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, और इंसान जो है उसका शिकार होता है।